So guys, this is our next lecture and this lecture will be upon lipids and fats. And as you all know, there are 4 biomolecules. If you are new to my channel, then please watch my biomolecules 1 and 2 lecture, and this is biomolecules 3 lecture. Here we are going to study about the lipid and fat. तो आज की क्लास में हम बस लिपिड और फैट पर ही फोकस करेंगे। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था न्यूक्लिक एसिड क्या है, बॉन्डिंग्स कैसे हैं। तो बॉन्डिंग्स तो मेनली आपको न्यूक्लिक एसिड में काम ही आए, तो इसलिए मैं बता दिया था पहले ही। तो आज मैं आपको बताऊंगा लिपिड्स के बारे में। आज पूरी कहानी कहाँ पे होगी, आज सारी लिपिड के अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो ये लिपिड है क्या? लिपिड आप अगर एक फनी लैंग्वेज बोलो लिपिड बायोमोलिक्यूल है, मेरा क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही दे दोगे क्योंकि पढ़ाई रहा हूं बायोमोलिक्यूल। लेकिन लिपिड उस मामले में नहीं। अगर हम ऐसे बात करें तो लिपिड क्या होता है? लिपिड एक वाटर इनसोल्यूबल कंपाउंड मॉलिक्यूल है। लिपिड क्या है? सबसे फर्स्ट चीज आई, लिपिड क्या है? वाटर इनसोल्यूबल है। लिपिड वाटर इनसोल्यूबल है और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये हमारे बॉडी को इंसुलेशन देती है। बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे बॉडी में इंसुलेशन देती है। एडिपोज टिश्यू में हमारे बहुत भर भर के लिपिड होते हैं, तो ये इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं और हमारे बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करती है। ये काम हो गया लिपिड के। अब बात करते हैं लिपिड में कौन कौन सी तरह की केमिकल्स या कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं। तो लिपिड्स में अगर आप बात करो तो लिपिड्स में मेनली 2 तरह की चीजें आती है। पहली तो होती है फैटी एसिड। दूसरी चीज अगर मैं बोलूं तो वो होंगे क्या? ग्लिसरॉल डेरिवेटिव्स। ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल डेरिवेटिव्स सबके स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं। ग्लिसरॉल एंड ग्लिसरॉल डेरिवेटिव्स। चलो भाई बच्चों, मैं इसमें एक चार्ट बनाऊंगा। वो चार्ट आपको बनाने हैं और वो चार्ट हमेशा आप याद रखना और उसी चार्ट से क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चे जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाहर आपको एनसीईआरटी में तो नहीं जाना है। एनसीईआरटी तो फुल कवर्ड होगा और शायद आप अगर आकाश में कोचिंग ले रहे हो, कहीं भी कोचिंग ले रहे हो, वो सारे मैं यहाँ पे कवर करता हूं, तो आपको वहां भी जाने की जरूरत नहीं है। तो लिपिड में क्या होंगे? फैटी एसिड होंगे, ग्लिसरॉल होंगे और ग्लिसरॉल डेरिवेटिव्स होंगे। तो लिपिड को हम क्या बोलते हैं? लिपिड को हम कभी कभी फैट भी बोल देते हैं। तो लिपिड को ही फैट बोलते हैं और फैट को ही लिपिड, ये सिनोनिमस टर्म है। तो अब हम बात करेंगे लिपिड में सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? फैटी एसिड। फैटी एसिड कुछ नहीं है। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड एक आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर ऐसे आप लगा लो तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया वो कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। यहाँ पे R1 होंगे, यहाँ COOH होंगे, जो कि फॉर्मूला आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वही यहाँ भी अप्लाई हो रहा है। लेकिन अब बात ये आती है कि ये जो यहाँ पे R1 है, मतलब एलिफेटिक ग्रुप है, ये एलिफेटिक ग्रुप बहुत ज्यादा लॉन्ग चेन होंगे। क्या होंगे? ये लॉन्ग चेन होंगे इसके। ये जो फैटी एसिड की खासियत है कि यहाँ पे जो हमारे ये एलिफेटिक ग्रुप होंगे वो क्या होंगे? लॉन्ग चेन होंगे। अब बात आती है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल की बात अगर आप करो तो ये ग्लिसरॉल में ऐसे स्ट्रक्चर देखे होंगे आप कभी भी, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर ये है। तो अब ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर के बाद बात आती है ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, ग्लिसरॉल भी फैट है लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि ग्लिसरॉल सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ये है। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है। इसी के डेरिवेटिव्स जाके बाद में क्या कहलाते हैं? फैट्स या फैटी एसिड या फिर फैटी एसिड लिपिड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया क्या? फैटी एसिड ये हो गया फॉर्मूला। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो हमारे ग्लिसरॉल्स हैं, ग्लिसरॉल्स इंपॉर्टेंट क्यों है? ग्लिसरॉल्स अभी बताया मैं कि ग्लिसरॉल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे डेरिवेटिव्स, चाहे वो आप बड़े से बड़े कंपाउंड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भी आप वो ले लो, कॉन्स्टिट्यूएंट ले लो, वो सारे क्या है? ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव होते हैं कहीं से कहीं ना कहीं जाके। तो बात आती है कि अब ये ग्लिसरॉल जो है, ये ग्लिसरॉल हमारे ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स क्या हैं? फैट के डेरिवेटिव्स क्या हैं? तो इसी के तरह से क्लासिफाई किया गया। अगर फैटी एसिड को आप देखो तो फैटी एसिड के 2 काइंड होते हैं। एक तो आप देख लो कि ये होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये जाहिर सी बात है, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि अपने बॉन्डिंग्स के टर्म में क्या है? बिल्कुल सैचुरेटेड है, वहां पे कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो वो हो जाएगा
सैचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब भैया मैं किसी से बाइंड ही नहीं कर सकता, मेरे पास डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड है, मतलब मेरी सारी वैलेंसी कार्बन की फिट है। अब यहाँ अगर फिट नहीं है, डबल बॉन्ड्स हैं, तो क्या होगा, वो आएगा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में। अब ये फैटी एसिड की अगर मैं बात करूं तो ये एलिफैटिक ग्रुप जो है ना, ये एलिफैटिक ग्रुप अपने आप में ही क्या है कि वेरिएशन होती रहती है एलिफैटिक ग्रुप में। अब एलिफैटिक ग्रुप में क्या है, अगर ये आर की बात करूं, अगर आर इक्वल टू 16 है तो हम इसको बोलते हैं पामिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, पामिटिक एसिड। ठीक है, अगर R इक्वल टू 16 नहीं है, R इक्वल टू क्या है, R इक्वल टू अगर मान के चलो कि यहाँ पे मैं लेता हूं R इक्वल टू 20 है, तो क्या बोलोगे इसको आप, R इक्वल टू 20 है तो इसको बोलेंगे हम अरेकिडोनिक एसिड। व्हाट, अरेकिडोनिक एसिड, डोनिक NiC, डोनिक एसिड। अब अगर बात करते हैं ये R इक्वल टू 18 है तो ये हो जाएगा स्टीयरिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। ठीक है, तो इसी तरह से R जैसे से वेरी करेंगे, R में जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे, कार्बन एटम इंक्लूड्स योर COOH ग्रुप के कार्बन, ये कार्बन इसमें क्या होगा, इंक्लूड होगा, तब जाके 16 होगी। अगर आप एलिफैटिक ग्रुप में लो तो कितने होंगे, वो 15 होंगे। ठीक है, तो ये मतलब मैं फैटी एसिड में बोल रहा हूं कार्बन कितने होंगे, ये फैटी एसिड के R में, R मतलब ये कार्बन फैटी एसिड में कितने होंगे वो डिपेंड करेगा, वो जितने फैटी एसिड होंगे उतने क्या होंगे, ये वैसे ही इसका क्या होगा, नॉमेनक्लेचर किया गया है। तो अब बात आती है कि हमने आपको ये बता दिया सैचुरेटेड क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है। तो अब बात करते हैं हम कि जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड है, इनमें भी कुछ क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं। अगर हम एसेंशियल की बात करें तो एसेंशियल वो फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, क्या करती, नहीं बनाती, मतलब वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है बाहर से, वो बाहर से हमें जरूरत है उस एसिड की या उस फैटी एसिड की, तो वो होंगे एसेंशियल फैटी एसिड। और नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो एसिड होंगे जो हमें, नॉन एसेंशियल फैटी एसिड वो फैटी एसिड हैं जो हमारी बॉडी खुद मेटाबोलाइज करती है। तो एसेंशियल फैटी एसिड में अगर बात करो तो दो एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है जो एसेंशियल है, वो क्या है, वो है लाइनोलिक एसिड एंड लाइनोलिनिक एसिड। ये दोनों एसिड क्या है, एक एसेंशियल फैटी एसिड है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैटी एसिड हैं, वो भी एसेंशियल फैटी एसिड हैं। अब बात करते हैं नॉन एसेंशियल की, जो हमारी बॉडी बनाती है, तो हमारी बॉडी बनाती जो है वो पामेटिक एसिड, सबसे कॉमन एग्जांपल ले लो तो ये पामेटिक एसिड है जो कि हमारी बॉडी बनाती है। ओलिक एसिड भी है, वो भी हमारी बॉडी कभी कभी बनाती है, तो वो ओलिक एसिड भी क्या हो जाता है, वो ओलिक एसिड भी हमारे नॉन एसेंशियल में कभी कभी काउंट होती है, पामेटिक एसिड तो है। तो अब बात करते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड और सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन कौन से सैचुरेटेड है, कौन कौन से अनसैचुरेटेड है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो सैचुरेटेड कौन सी है, दो एसिड जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सैचुरेटेड है वो है आपके ये स्टीयरिक एसिड और पामेटिक एसिड। तो यहां पे लिखो आप स्टीयरिक एसिड और एंड पामेटिक एसिड, ये दोनों क्या हो गए आपके, ये दोनों हो गए आपके और सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसके अलावा जितनी भी चीजें यहां लिखी गई है अनसैचुरेटेड है, चाहे आप ये लाइनोलिनिक ले लो, लाइनोलिक एसिड ले लो, ओलिक ले लो, अरेकिडोनिक ले लो, तो ये चारों फैटी एसिड आप नोट कर लो। यहां पे एग्जांपल में इतने नाम नहीं लिख रहा मैं, चलो लिख ही देता हूं, लाइनोलिक एसिड, लाइनोलिनिक एसिड, ओलिक एंड अरेकिडोनिक एसिड, ये सारे जितने भी हैं ये क्या है, अरेकिडोनिक एसिड। ये सारे जितने हैं ये क्या है आपके, ये हो गए आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें डबल बॉन्ड है। ओलिक में तो ऐसा डबल बॉन्ड दिखेगा, हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर, बीच में ही डबल बॉन्ड, एक ही डबल बॉन्ड है वो बीच में है, बीच में मतलब कि इधर जितने कार्बन इधर जितने कार्बन सेम टू सेम है। तो बच्चों अब यहां पे बात होती है हमारी फैटी एसिड की खत्म। आपको एसेंशियल नॉन एसेंशियल क्लासिफिकेशन बता दिया, क्लासिफिकेशन इनटू इसके सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बता दिया, ठीक है। तो अब यहां पे बात आती है कि हमारे कभी कभी जो है ना आपके फैटी एसिड को ऑयल भी बोलते हैं, कभी कभी ऑयल आपने टर्म सुना होगा कि ऑयल भी है, ठीक है, ऑयल भी है और फैट भी है। ऑयल और फैट ये दो अलग अलग टर्म है, मतलब ये है तो लिपिड ही, लेकिन ऑयल में क्या होता है, ऑयल का एग्जांपल अगर मैं लूं तो वो हो जाता है आपका
जिंजलिक एसिड, जिंजलिक एसिड, ठीक है। तो ये जो एसिड है ये क्या है, आपका एनसीईआरटी में टर्म देख लेना। ऑयल में क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लोअर देन फैटी एसिड होता है, समझ गए। इसीलिए क्या होता है कि ये ऑयल को जब आप देखो तो ऑयल अपने आप में एक एनवायरमेंट पे क्या दिखेगा, ये एक ऑयल फॉर्म में दिखेगा। फैट हमेशा फैट फॉर्म में नहीं दिखता, फैट हमेशा क्या दिखता है, थिक फॉर्म में दिखता है। तो ये बात आती है यहाँ पे ऑयल एंड फैटी एसिड की, जिंजलिक एसिड, ये आप याद रखना, ठीक है। ये हमेशा पूछी जाती है कि ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस है, मेल्टिंग पॉइंट किसकी ज्यादा होती है, कभी ये आपको घुमा देंगे टर्म सेंटेंस में, स्टेटमेंट में ही घुमा देंगे कभी कभी आपको ये, तो ये चीज आप याद रखना। तो अब हम बात करते हैं ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल डेरिवेटिव्स की। इसके बाद में एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो टेबल आपको हमेशा ही याद रखने है, ठीक है। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक्सक्लूसिव यही मिलेगा आपको। अब बात करते हैं, कभी कभी हमारे क्वेश्चंस आपके एम्स एग्जाम में, अभी तो नीट का नहीं पता, लेकिन एम्स एग्जाम में कभी कभी, अब तो एम्स के साथ कर दिया, तो अब उसमें पूछते थे कि हाउ विल यू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या है, तो भाई यहां पे ऐसे आते हैं CnH2nO2, ये फॉर्मूला किसका होगा, सैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा, नोट कर लो आप। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, कुछ नहीं करना, इसको छेड़ना नहीं है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में ये होगा कि जो ये हमारे CnH2n है, 2n में से हम 2x घटा देंगे और O2 सेम रहेगा। अब ये 2x क्या है, x इक्वल टू नंबर ऑफ डबल बोन्स प्रेजेंट इन योर मॉलिक्यूल, इन योर चेन में जितने डबल बॉन्ड है उसको दोगुना करके, जितने नंबर है उनको दोगुना करके घटा दो तो ये हो जाएंगे कितने, हाइड्रोजन के नंबर को दोगुना करके घटा दो कितने हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, वो फॉर्मूला हो जाएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के अलग अलग जो मैंने आपको बताया। तो ये दोनों चीजें आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी और मैंने बताई, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ग्लिसरॉल डिराइवेटिव्स के, ठीक है। तो ग्लिसरॉल डिराइवेटिव्स इंपॉर्टेंट हैं और ये मैं आपको बताया था कि वो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी हैं, चाहे बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन ले लो वहां भी होती है, लेसिथिन ले लो, सिफेलिन ले लो, हर जगह क्या होता है कि ये एम्फीपैथिक चीजें आती है। एक एम्फीपैथिक चीज आती है जो ग्लिसरॉल, अगर ये ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल क्या करता है, एक एम्फीपैथिक कंपाउंड बनाता है। एम्फीपैथिक कंपाउंड जिसमें कि पोलर और नॉन पोलर दोनों ही ग्रुप मौजूद हों, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो पोलर और नॉन पोलर ग्रुप की बात आती है तो वो मिलके बनाते हैं हमारे एक एम्फीपैथिक कंपाउंड। तो बच्चों अब हम आते हैं यहां पे, तो ये क्या है कि CH2OH यहां पे एक आपको CH2 है, ठीक है। ये मतलब ये जो मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूं ये क्या है, CH2 है। तो ये हो गया आपका क्या, ग्लिसरॉल। अब इनके डिराइवेटिव्स कैसे बनेंगे, इनके डिराइवेटिव्स ऐसे बनेंगे कि जो यहाँ पे CH2 है, ये CH2 यहाँ O के जो H है ये H हो गया, हट के H के जगह पे क्या आ जाएगा, ये एलिफेटिक ग्रुप, H गया एलिफेटिक ग्रुप आया। तो ये एलिफेटिक ग्रुप और साथ में क्या हो, उसके साथ में RCOOH हो, एक फैटी एसिड आके यहाँ पे क्या हुआ, अटैच हुआ। फैटी एसिड आपको मैं बताया था क्या होता है, वो RCOOH ही होता है, लेकिन क्या होता है वो इनमें R अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है, ये R1 यहाँ आ गया, मान लो ये H गया, यहाँ पे जो R आया उसके साथ R2COH है, ठीक है। R2 मतलब ये नंबर से है, कितने नंबर है उसमें, और ये कुछ आ गए, तो ये क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं। अगर यहाँ पे R3 आया विथ COH यहाँ पे, तो ये क्या हो जाता है, ये ट्राइग्लिसराइड हो जाते हैं। ट्राइग्लिसराइड मतलब तीन ग्लिसरॉल के तीन अलग अलग एलिफेटिक डेरिवेटिव्स मिलकर क्या बनाए, ट्राइग्लिसराइड्स बनाए। तो आप स्टेप वाइज इसको नोट करना, जैसे मैं ग्लिसरॉल बनाया, पहले आप ग्लिसरॉल बनाओ, फिर अगले डायग्राम में आप ग्लिसरॉल के साथ R1, R2, R3 अटैच करो, उसको ग्लिसरॉल लिखो, उसको ट्राइग्लिसराइड लिखो, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब बात क्या आती है कि अब हमारे इतने कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम क्लासिफाई करेंगे ब्रॉडली लिपिड को। लिपिड है तो क्यों है ऐसे, और इनके कितने टाइप्स हैं, सिंपल टाइप हैं, कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ डेरिवेटिव्स हैं। तो अब हम इसको
उसी हिसाब से स्टडी करेंगे कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है, डेरिवेटिव्स क्या है इनके, और लिपिड्स का क्या रोल है। लिपिड्स का सबसे अगर आप मेन रोल लो तो बॉडी में सबसे ज्यादा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अगर नहीं हो तो समझो आप सेल का होगा क्या, सेल तो अपने आप ही डाई हो जाएगी। और सेल तो पता ही है, हम तो सेल ही हैं, हम सेल हैं तो हमें, हम नहीं है, हम सेल नहीं हो तो हम नहीं है। तो बच्चों अब बात आती है हमारे यहां पे कि जो हमारे ये सिंपल हैं, कंपाउंड हैं, और जो हमारे ये मेन लिपिड्स हैं डेरिवेटिव्स वाले, तो इनमें क्या है ये आप टेबल याद रखना, ठीक है। तो बात करते हैं अब सिंपल की, ठीक है। सिंपल फैटी एसिड या सिंपल लिपिड वो है जिसमें कि सिंपल क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो फैटी एसिड ही है। वहां पे कोई भी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जो है या सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैटी एसिड कह लो, वो क्या है आपका सिंपल लिपिड है, सिंपल लिपिड है। सिंपल लिपिड में क्या होंगे, ना वहां फॉस्फोरस होंगे, ना वहां पे कोई कार्बोहाइड्रेट अटैच होगा, कुछ नहीं अटैच होगा, सिंपली बस फैटी एसिड होंगे, या फिर क्या होंगे, ग्लिसरॉल के डेरिवेटिव्स होंगे। अगर हम सिंपल फैटी एसिड की बात करें तो सबसे फर्स्ट जो आती है वो आती है वैक्स। वैक्स मतलब मेरा कहने का मतलब बी वैक्स से भी है और बैक्टीरियल वैक्स से भी है, बी वैक्स से भी है, बी वैक्स से भी है, और बैक्टीरिया भी वैक्स प्रोड्यूस करती है, पता होगा आपको, नहीं पता होगा तो जान लो आज, बैक्टीरिया भी जो है अपने अंदर वैक्स बनाती है, बैक्टीरियल वैक्स। ये दोनों ही वैक्स क्या है, सिंपल प्रोटीन में आते हैं। और वैक्स की अभी कभी कभी नीट में क्वेश्चन आती है वैक्स किस चीज से बनी होती है, तो वैक्स बनी होती है पैरामिटिक एसिड, फैटी एसिड जो है इससे, एंड मर्साइल ऐसे कुछ मर्साइलिक एसिड, ठीक है, मर्साइलिक एसिड और पैरामिटिक एसिड, इन दोनों के कंपाउंड, इन दोनों के जो है वो दोनों मिलके क्या बनाती है, वैक्स बनाती है हमारी। और ये मर्साइलिक एसिड 30, आपको बताया ना कि 30 कार्बन होते हैं, और वो क्या करते हैं COH को इंक्लूड करके होते हैं, तो यहाँ पे 30 होते हैं, यहाँ पे 16 होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज है, जो ये 16 है और ये है, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारे वैक्स को। वैक्स के अलावा क्यूटीन और एंड सुबेरिन, ये दोनों एक इंपॉर्टेंट, अब जब फिजियोलॉजी पढ़ोगे तो देखोगे कि क्यूटीन क्या होता है कि एक वो बनाते हैं, वो एक सरफेस पे शेल टाइप बनाते हैं, और सुबेरिन क्या है, सुबेरिन भी एक वो है, रिलीज किया हुआ एक सबस्टांस है जो कि हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये सारा प्रोटेक्शन के लिए जो यूज होता है वो सारे क्या है, सिंपल फैटी एसिड है। सिंपल फैटी एसिड में आपके सारे ही आ जाएंगे, जितने मैंने बताए थे सिंपल में वो आ जाएंगे, सारे कवर हो जाएंगे, वो पैरामिटिक हो, स्टीरिक हो, सैचुरेटेड हो, अनसैचुरेटेड हो, कोई भी हो, वो कहाँ आएंगे, सिंपल फैटी एसिड में होंगे। जितने भी फैटी एसिड मैंने आपको पहले वाले में बताए सारे क्या है, सिंपल फैटी एसिड है। तो अब हम बात करेंगे कंपाउंड फैटी एसिड की। कंपाउंड फैटी एसिड वो फैटी एसिड है जहां पे या तो कोई आपको कह लो कि कोई एसिड हो गया, वहां पे एसिड डेरिवेटिव हो गए, या फिर कोई अलग सा बायोमोलिक्यूल वहां आके ऐड हो गया। तो कोई बायोमोलिक्यूल अगर ऐड हो जाए वहां आके, या कोई भी चीज ऐड हो जाए वहां आके, तो उसको हम बोलते हैं कंपाउंड फैटी एसिड। कंपाउंड फैटी एसिड में सबसे फर्स्ट क्लास जो है वो है, हम देते हैं फोस्फोलिपिड को। फोस्फोलिपिड की बात करें तो इसके एग्जाम्पल दो हैं जो कि एनसीईआरटी में भी दी है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, वो है लेसिथीन एंड सिफेलिन। क्या है, लेसिथीन एंड सिफेलिन। लेसिथीन का स्ट्रक्चर आपको 9.1 टेबल में मिलेगा, वो आप देख लो, अगर मुझे बनाने बोलोगे बना भी दूंगा, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो बस वो सिंपल ही है जो है, तो वही ट्राइग्लिसराइड है, चलो बना ही देता हूं मैं, ठीक है। ये R है, R1 तो यहां पे फॉस्फेट ग्रुप भी आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, फॉस्फोलिपिड है। तो मैं आपको ये बनाने का पर्पस ही मेरा ये है कि मैं आपको फॉस्फोलिपिड में
ये फॉस्फेट दिखा सकूं, फॉस्फेट दिखा सकूं मतलब ये जो फॉस्फेट का यहाँ पे असेंबली है ना वो दिखा सकूं मैं आपको। तो ये आप देख लेना, तो ये देखना आपकी ये जो है ना ये ऐसा कंपाउंड बनाता है। कैसा कंपाउंड बनाया? ये ऐसा कंपाउंड बनाया कि यहाँ पे फॉस्फेट है। अगर आप देखो तो इसमें क्या होता है कि ये जो फॉस्फेट वाला कंपाउंड है ये क्या हो जाता है, ये कंपाउंड हो जाता है एक पोलर कंपाउंड। पोलर मतलब यहाँ पे आप मेरा मतलब इस कोलिन ग्रुप से है, इस ग्रुप को कोलिन ग्रुप बोलते हैं, तो इससे है। तो ये क्या होता है, अब अगर आप कोई भी आप फोस्फोलिपिड की बात करो, फोस्फोलिपिड मेनली आपको कहां मिलेंगे, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलेंगे। ऐसा स्ट्रक्चर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखा होगा, निकोलसन याद करो मॉडल, ठीक है, तो ऐसा देखा होगा। अब जो ये पार्ट मैंने घेरा लगाया ये इसका क्या है, ये पोलर ग्रुप है, और ये क्या है एलिफेटिक, साथ में COH क्या है, नॉन पोलर, सॉरी ये क्या है आपका, ये ग्रुप है। अब ये क्या होता है, यहां पे आ गए आपके पोलर ग्रुप, ये बल्ब वाला पार्ट, और यहां पे आ गए आपके नॉन पोलर ग्रुप। नॉन पोलर ग्रुप मतलब ये अपने आप को पोलर से, आप अगर आप ऐसे पोलर और नॉन पोलर कोई आपको टर्म याद रखेंगे पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आप ऐसे याद रखो, पोलर मतलब वाटर से अट्रैक्टिंग, नॉन पोलर मतलब नॉन वाटर अट्रैक्टिंग। तो नॉन वाटर अट्रैक्टिंग कहां आएंगे, ये अपने वैसिनिटी में आ जाएंगे, अपने साथ भाई बंधु के साथ यहाँ पे आके अटैच हो गए, और क्या किया इन्होंने, पानी को छोड़ दिए दूर। पानी देखो, पानी इनसे क्या है, दूर है, पानी इनसे क्या है, दूर है। पानी कहां पे, साइटोप्लाज्म में है या तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में है। तो ये क्या किए, इनको छोड़ दिए। तो अब हम बात करेंगे यहां पे आके कि जो हमारे ये सिस्टम में है ये, तो इसका क्या है, तो ये लेसिथीन हमें जो सिस्टम में मिलेंगे आपको, मतलब सिस्टम से मेरा मतलब ये कहने का है ऑर्गेन सिस्टम में, तो ये आपको बेसिकली कहां मिलेंगे, सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे। सिफेलिन भी वही सेल मेम्ब्रेन में मिलेंगे, ब्रेन के करीब मिलती है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे दूसरे की, तो वो होती है ग्लाइकोलिपिड, ठीक है बच्चों। तो अगर हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो ग्लाइकोलिपिड हमारे बॉडी में मेनली जो है वो ब्रेन में पाए जाते हैं, और ब्रेन के अलावा ये बहुत जगह और भी पाए जाते हैं। तो अगर हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें तो सबसे फर्स्ट ग्लाइकोलिपिड जो हमारे माइंड में आता है वो आता है हमारा सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड, ये ग्लाइकोलिपिड है। इसके अलावा एक और ग्लाइकोलिपिड है, वो स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड भी क्या है। अब बात आती है कि जो हमारे ये ग्लाइकोलिपिड है, ग्लाइको से आपको पता चल रहा होगा क्या है यहाँ पे, या तो यहाँ पे शुगर मोइटी जुड़ी हुई है। क्या जुड़ी हुई है, शुगर मोइटी जुड़ी हुई है। शुगर मोइटी जुड़ी हुई है, वो क्या बना रहे हैं, इसको ग्लाइकोलिपिड बना रहे हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आती है वो थर्ड, अगर आपको कंपाउंड लिपिड की बात कर रहे हैं तो थर्ड कंपाउंड लिपिड की बात करूं तो वो आती है हमारी क्या, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन वो कंपाउंड है जहां पे लिपिड प्लस प्रोटीन है, लिपिड प्लस प्रोटीन है। अब आप देखो यहां क्या था, लिपिड प्लस शुगर या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप थे, यहां क्या था, लिपिड प्लस फैट या लिपिड प्लस फॉस्फेट ग्रुप थी, या यहाँ पे क्या थी, फॉस्फोरस बॉन्ड थी। अब यहाँ पे लाइकोप्रोटीन आए, और तीसरा आएगा क्रोमोलिपिड। क्रोमोलिपिड में क्या होगा कि यहां पर लिपिड प्लस डाई आएगा। डाई मतलब पिगमेंट से है, मेरा कहने का मतलब पिगमेंट वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो रेटिनोल हो या फिर कैरोटीन ग्रुप हो, ये दोनों में से कोई भी चीज हो, रेटिनोल ए हो या कैरोटीन हो, ये अगर आपको लिपिड के साथ कंबाइन करते हैं तो वो क्या बनाएंगे, क्रोमोलिपिड बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ कंपाउंड लिपिड है। कंपाउंड लिपिड के बाद जो बात आती है वो आती है हमारी आपको डिराइवेटिव्स की। अब डिराइवेटिव्स की अगर बात करें तो डिराइवेटिव्स में 2 तरह की चीज आती है हमारे पास, वो आती है, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, आप जल्दी से इसको नोट कर लो, ऊपर वाला रब करता हूं, आप इसको नोट करो। तो बच्चों अगर हम डिराइवेटिव्स की बात करें, डिराइवेटिव्स हमारे पास 2 तरह के डिराइवेटिव हैं जो कि हमारे ग्लिसरॉल से ही बनते हैं, ग्लिसरॉल को कह लो कि, और ये हायर एडवांस फॉर्म ऑफ लिपिड है। डिराइवेटिव हमेशा क्या होता है, वो एडवांस फॉर्म ऑफ लिपिड है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक ही चीज प्रोटीन और लिपिड मिलके एक ग्लाइकोप्रोटीन बना लिया, या फिर ऐसा भी नहीं है कि
यहाँ पे ये शुगर मोइटी और फिर जाके वो लिपिड मिलके एक ग्लाइकोलिपिड बना लिया, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी इस हद तक बढ़ जाती है कि आप उसको लिपिड बोलने से भी इनकार कर दोगे। जैसे मैं अगर आपको बात करूं कोलेस्टेरोल की, अगर मैं आपको बात करूं कोलेस्टेरोल की, तो क्या होते हैं कोलेस्टेरोल का स्ट्रक्चर क्या होता है, बताओ कोई। ऐसे होता है ना वो कोलेस्टेरोल, ऐसे होता है वो। अब यहां से 1 2 3 4, ऐसे ना ही करो इसको, अच्छा रहेगा, 1 2 कर दिया ना, 3 4 हो गए। अब यहां पे आओ ऐसे, फिर ऐसे, ये हो गया आपका कोलेस्टेरोल। ठीक है, कोलेस्टेरोल के स्ट्रक्चर आसान है, आप देख लेना, ऐसे ही बनते हैं कोलेस्टेरोल के स्ट्रक्चर। तो कोलेस्टेरोल के स्ट्रक्चर में कोलेस्टेरोल क्या है, एक कोलेस्टेरोल भी क्या है, एक लिपिड है, और ये क्या है, डिराइवेटिव्स हैं, डिराइव्ड, थर्ड क्लास क्या है हमारा, डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड में जो हमारा फर्स्ट हम अभी पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कोलेस्टेरोल। कोलेस्टेरोल का स्ट्रक्चर कुछ हद तक ऐसा ही होगा, आप देखोगे तो कुछ हद तक ऐसा ही होगा। कोलेस्टेरोल हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, कोलेस्टेरोल हमारे बॉडी में, अगर आपको अच्छे कोलेस्टेरोल हो तो वो आपको एक पेस देता है, एक आपको क्या कहते हैं होम्योस्टेसिस मेंटेन करने में मदद करती है, आपके लिपिड को एक अच्छी फ्लेक्सिबल, अच्छी वो रिजिडिटी देती है लिपिड, ये कोलेस्टेरोल। लेकिन अगर यही कोलेस्टेरोल बुरी हो गई तो कोलेस्टेरोल क्या करती है, आपको आपकी बॉडी को बिगाड़ भी देती है, बिगाड़ इस टर्म में देती है, कभी कभी मायोकार्डियल अटैक, या फिर आपके ब्लड प्रेशर रिलेटेड कोई भी हाइपोटेंशन हो या हाइपरटेंशन हो, तो ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल ही करती है। कोलेस्ट्रॉल का इतना अच्छा इफेक्ट है उतना बुरा इफेक्ट भी है। तो अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल में, कोलेस्ट्रॉल हमारे अच्छे कौन है, बुरे कौन है। अगर वो एचडीएल है, एचडीएल मतलब हाई डेंसिटी कोलेस्टेरोल है, हाई डेंसिटी कोलेस्टेरोल है, तो हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल क्या होगा हमारे लिए, इंपॉर्टेंट होगा। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होगा हमारे लिए, बेनिफिशियल होगा, ये हम बॉडी को ले सकते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। लेकिन इसकी भी एक हद है कि किस हद तक हमारे पास हो, तो ये 50 mg के करीब इसका हमने वो रखा हुआ है। 50 mg से ज्यादा अगर बॉडी में हो या ऐसा कुछ आप देख लेना, ही इतने अगर से 50 होता है शायद ये, तो इतने अगर हो तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, बाकी नहीं हो तो डेट्रीमेंटल होगा। तो ये आपको बस ये याद रखना है कौन सी लिपिड हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो एचडीएल है। अगर हमारे पास एलडीएल है, एलडीएल क्या होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल। तो लो डेंसिटी अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे पास है तो वो हमारे बॉडी को नुकसान देती है, वो हमारे लिए हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम करती है। प्रॉब्लम की बात करें तो लिपिड हमेशा ही बहुत सारे प्रॉब्लम लिपिड पैदा करते हैं, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो एडिपोज टिश्यू में कोई म्यूटेशन हुई हो, या फिर कोई भी चीज हो, तो ये बहुत सारी तरह की चीजें करती है। इवन स्टेरिलिटी भी करती है। बहुत सारे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ओबेस लोग क्या हो जाते हैं, वो स्टेराइल हो जाते हैं। स्टेराइल मतलब इन द सेंस बच्चा पैदा नहीं कर सकते, वो उनके क्या हो जाते हैं, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक वो करते हैं। क्योंकि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन हो या कोई भी एंड्रोजन वाली कोई भी वो हो, क्या हो, हार्मोन हो, वो हार्मोन्स क्या होती है, मोस्ट ऑफ द चीजें उनमें क्या होती है, स्टेरॉल से बनी होती है। ये स्टेरॉल जो मैं बता रहा हूं आपको, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल एक क्लास है, स्टेरॉल में आता है। ये स्टेरॉल एक ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, स्टेरॉल एक क्या है, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल आता है। कोलेस्ट्रॉल जो आता है वो स्टेरॉल में आता है। तो ये स्टेरॉल और एक और दूसरा क्लास बी बताऊंगा अगर मैं आपको डेरिवेटिव्स में, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन सिग्नलिंग आपने सुना होगा नाम, सिग्नलिंग कभी कभी सुना होगा। वो सिग्नलिंग करते हैं। सिग्नलिंग मतलब कि हमारे बॉडी को के सेल में क्या क्या, जो आपको एक चैप्टर एक मैंने लेक्चर ली थी अभी कुछ दिन पहले, अगर आप देख सकते हो उसको देख लेना। बहुत सारी सिग्नलिंग होती है। सिग्नलिंग मतलब कि अगर सेल है, ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो यहाँ पे अगर सेल को कुछ काम करने के लिए बोला गया है तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे सरफेस पे कुछ एक प्रोटीन मौजूद है। ये प्रोटीन क्या करेंगे, अपने एक लाइगेंड से बाइंड करेंगे। लाइगेंड से बाइंड करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेंजर होगा, वो मैसेंजर क्या करेगा, इसके मैसेज को यहाँ तक पहुंचाएगा। मैसेज कुछ भी हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि आप ट्रांसक्रिप्शन करो या ट्रांसक्रिप्शन नहीं करो, या तो आप किसी चीज को मेटाबोलाइज करो या मेटाबोलाइज नहीं करो। तो ये एक सिंपल पाथवे बताया आपको एक सिग्नलिंग का। सिग्नलिंग में क्या होते हैं, लाइगेंड होते हैं, मैसेंजर होते हैं, और क्या होता है, और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ये मैसेंजर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ये सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स या आप जीन कह लो, वो मिलकर क्या करते हैं, वो एक सिग्नलिंग करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन के भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो जानने की जरूरत नहीं है, बस आप ये जानो यहाँ पे कि डिराइव्ड लिपिड में क्या आते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं और स्टेरॉल आते हैं। स्टेरॉल में सबसे इंपॉर्टेंट कोलेस्ट्रॉल है।
कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए अच्छा भी है, बुरा भी है, और अच्छा है एचडीएल और बुरा है एलडीएल। तो ये सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल के अंदर आई। कोलेस्ट्रॉल में अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है। यहाँ पे जो आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बताया वो आपको हमेशा याद रखने हैं, वहां से क्वेश्चन आते ही हैं आपको। और एसेंशियल और नॉन एसेंशियल बताया वो आपको आते ही हैं, वो याद रखने हैं, ठीक है। और बाकी चीजें जो ये बताई यहाँ पे मैंने आपको, फोस्फोलिपिड ये आप नोट कर लो, फोस्फोलिपिड बताई, फोस्फोलिपिड याद रखने हैं। और फोस्फोलिपिड में 4 जो टाइप्स बताए वो 4 टाइप्स इंपॉर्टेंट है। लेसिथिन के स्ट्रक्चर आप देखना, जो मैंने आपको क्यूटीन और सुबेरिन वैक्स बताए जो कि हमारे क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लिपिड है, सिंपल लिपिड में आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें आप देखना, फोस्फोलिपिड में क्या होता है, और उसके बाद क्रोमोलिपिड में क्या होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप देखना। ओके, देन आज की क्लास के लिए इतना ही। दिस इज मोर देन इनफ फॉर लिपिड। और जो चीजें बता रहा हूं आपको ना एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, फिर ना आपको इसके बाहर पढ़ने की जरूरत है। सॉरी, आज मैं बहुत ज्यादा 3 लेक्चर ले लिया तो थोड़ा एग्जॉस्टेड हूं। बाय बाय ऑल।